आज की कहानी का शीर्षक है वो चीनी भाई, चीनी फेरी वाला, जो महान लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। मुझे चीनियों में पहचान का स्मरण रखने योग्य भिन्नता कम मिलती है। कुछ समतल मुख एक ही सांचे में ढल जाने जैसे जान पड़ते हैं। उनकी एकसरता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक के गठन में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। कुछ तिरछी अधखुली और बिरल भूरी बरूनियों वाली आंखों की तरल रेखाकृति देखकर भ्रांति होती है कि ये सब नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीरकर बनाई गई है। स्वाभाविक पीतवर्ण धूप के चरण चिन्हों पर पड़े हुए धूल के आवरण के कारण कुल ललछोहे सूखे पत्ते की समानता पर लेता है। आकार, प्रकार, वेशभूषा सब मिलकर दूरदेशियों को यंत्र चालित पुतलों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन है। पर आज उन मुखों की एक रूप समष्टि में मुझे आर्द्र नीलिमाई आँखों से एक साथ एक मुख स्मरण आता है, जिसकी मौन भूमिका कहती है, हम कार्बन कॉपियाँ नहीं हैं, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं हुई तो तुम पढ़कर देख लो ना। कई वर्ष पहले की बात है। मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी कि भूरे कपड़े का गट्ठर बांधे कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक के बाहर आता हुआ दिखा। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वो लौट जा रहा था। कुछ लेगा मैम साहब? दुर्भाग्य का मारा चीनी, उसे क्या पता कि वह संबोधन मेरे मन में रोष की सबसे तंग तुरंग उठा देता है। मैया, माता, जीजी, दीदी, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधन से मेरा परिचय है और मुझे प्रिय है, पर यह विजातीय संबोधन मानो मेरा सारा परिचय छीनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निराश होकर न लौटना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं फारन नहीं खरीदती। हम क्या फारन हैं? हम तो चाइना से आता है। कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षी की चोट से उत्पन्न क्षोभ भी था। एक बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफ़ेद किरमिरे के जूते में छोटे पैर छुपाए, पतलून और पैजाने के समृद्ध परिणाम जैसा पैजामा कुर्ता तथा कोट की एकता के आधार से सिला कोट पहने, उधेड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, वो तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न मेरे जीवन में पहली बार उठा। मेरी उपेक्षा से उस विदेशी की चोट पहुंची। यह सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी विचित्र निकला। हमको भाई बोला है, तुम जरूर लेगा, तुम जरूर लेगा। हाँ होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई। विवश करना पड़ा। देखो तुम्हारे पास क्या है। चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठा उतारता हुआ कहता चला गया, बहुत अच्छा सिल्क आता है सिस्टर, ताइना सिल्क है, क्रेप। बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मेजपोश खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा चलो छुट्टी हुई। इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब कभी इस ओर आने की भूल न करेगा। पर कोई 15 दिन बाद वो बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुनाता हुआ मिला। मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा, अब तो मैं कुछ नहीं लूँगी, समझे? चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा से बोला, सिस्टर आपका वास्ते ही लाता है, बहुत व्यस्त, सब सेल हो गया। हम सबको पॉकेट में छिपा के लाता है। देखे कुछ रुमाल थे, ऊदी रंग के डोरे भरे हुए, किनारे का घर घुमाव और कोने में उसी रंग से बने नन्हे फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मक में ही व्यक्त कर रही थी। जीवन के अभाव के कारण कहानी भी कह रही थी। मेरे मुख के निषेधात्मक भाव को लक्ष्य कर अपनी नीली रेखाकृत आँखों को जल्दी जल्दी बंद करते और खोलते हुए एक सांस में सिस्टर के वास्ते लाता है, सिस्टर के वास्ते लाता है दोहराने लगा। मन में सोचा, अच्छा भाई है। बचपन में मुझे लोग चीनी कर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा उस चिढ़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा, अन्यथा आज सचमुच एक चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ
जब तब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। चीन का साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है। इसका पता भी उसी चीनी की प्रकृति रुचि में मिला। नीली दीवार पर किस रंग के चित्र सुंदर जान पड़ते हैं, हरे कुशन पर किस रंग के पक्षी अच्छे लगते हैं, सफ़ेद पर्दे के कोने में किस बनावट की फूल पत्ते खिलते हैं आदि के विषय में चीनी उतनी ही जानकारी रखता था जितनी किसी अच्छे कलाकार से मिलेगी। रंग में उसका अति परिचय यह विश्वास उत्पन्न कर देता था कि वो आंखों पर पट्टी बांध देने पर भी केवल स्पर्श से रंग पहचान लेगा। चीन के वस्त्र, चीन के चित्र आदि की रंगमयता देखकर भ्रम होने लगता था कि वहाँ की मिट्टी का हर कण भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ ना हो। चीन देखने की इच्छा प्रकट करते ही सिस्टर के वास्ते हम चलेगा कहते कहते चीनी की आंखों की नीली रेखा प्रसन्नता से जलती हुई उठती है। अपनी कथा सुनाने के लिए वो विशेष उत्सुक रहा करता था, पर कहने सुनने वालों के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और बर्मी भाषाएं आती थी, जिनके संबंध में अपनी सारी विद्या बुद्धि के साथ में आँख के अंधे नाम नयंसु की कहानी चरितार्थ करती थी। अंग्रेजी की क्रियाहीन संज्ञा और हिंदुस्तानी की संज्ञाहीन क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसमें कथा का सारा मर्म बांध नहीं पाता था। पर जो कथाएं हृदय को बांध तोड़कर दूसरे में अपना परिचय देने के लिए बह निकलती थी, प्रायः करुणा होती है, और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। चीनी फेरीवाला की कथा भी इसका अपवाद नहीं है। जब उनके माता पिता ने बर्मा आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उसका जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधारी, उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में जानना बाकी नहीं है। ये स्वाभाविक भी है। मनुष्य के संसार में बांधने वाला विधाता माता ही है। इसी से उसे ना मानकर संसार को ना मानना सहज है, पर संसार को मानकर उसे ना मानना असंभव ही रहता है। पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन मात्रहीन की यातनाओं की कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने ही से संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते रखते एक दुर्घटना में पिता भी प्राण खो गया। अब अबोध बालक के सामने उनके सहज ही अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, पर बहन और विमाता में किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था, उस समझौते को उतार कर विषाक्त बनाने लगा। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसको नहीं, उसके अबोध भाई को कष्ट देकर भी चुकाया जाता था। उसने अनेक बार अपनी ठिठुरी हुई बहन की कंपित उंगलियों में अपना हाथ रख उसके मलिन वस्त्रों में अपने आंसुओं का धुला मुख किया और उसी की छोटी सी गोद में सिमट कर भूख भलाई थी। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंद कर बंद द्वार के बाहर विवादित से टिकी हुई बहन की ओस से गीली बालों में अपनी ठिठुरती हुई उंगलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए उसके पिता के जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहन के भीगे गाल पर चुपचाप लुढ़क आने वाले आंसू की बड़ी बूंदें देखकर घबरा कर बोल उठा था, उसे कहवा नहीं चाहिए, वो तो पिता को देखना भर चाहता है। कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियों धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। व्यथा कौन सी अंतिम मात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला। ये अबोध बालक क्या जाने, एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी आँख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैले कुचैले बहन का काया पलट करते हुए देखा। उसके सूखे ओठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़ दौड़ कर लाली फेरी। उसके फीके गालों पर चौड़ी हथेली ने घूम घूम कर सफ़ेद गुलाबी रंग भरा। उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेरे कर संवारा और नए नए रंगीन वस्त्रों से सजी हुई उस मूर्ति को एक प्रकार से ठेलती हुई विमाता रात के अंधकार में बाहर अंतर्निहित हो गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय से रोने के शरण में पाई। वो रोते रोते सा गया, इसका पता नहीं।
पर वो किसी के स्पर्श से जागा तो बहन उस गठरी पर बने हुए मस्तक पर मुख कर सिसकियाँ रोक रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन खिलौने। पर बहन के दिनों दिन विवर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोक्त फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउडर मले जाने लगा। बहन के खींचते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक करता था, पर वो किससे कहे, क्या करे, ये उसकी समझ के बाहर की बात थी। बार बार सोचता था पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। उसके स्मृति पट पर माँ की कोई रेखा नहीं थी, परंतु पिता का जो स्पष्ट चित्त अंकित था उसके स्नेहशील होने पर संदेह नहीं रह जाता। प्रतिदिन निश्चित करता कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछे और एक दिन चुपचाप उनके पास पहुंचेगा और उसी तरह चुपचाप उन्हें घर लाकर खड़ा कर देगा। तब यह भी माता कितनी डर जाएगी और बहन कितनी प्रसन्न होगी। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसका व्यवहार भी सदृढ़ता कम नहीं रही। इसी से बालक एक कोने में सिकुड़ कर खड़ा हो गया और आने वाले से हल्का हल्का कर पिता का पता पूछने लगा। कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुरा दिए, पर एक दो दुकानदार ने कुछ ऐसी बात कही जिससे उसे बालक का हाथ पकड़कर बाहर ही छोड़ आया। इस भूल की पुनरावृत्ति होने पर भी माता से दंड दिलाने की धमकी भी दे गया। इस प्रकार उसकी खोज का अंत हो गया। बहन की संध्या होने का काया पलट, फिर उसकी आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों से लौटना, विशाल शरीर वाली भी माता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैर से बिछौने से उछल कर उतर आना, बहन के शिथिल हाथों से बटुए का छिन जाना और भाई के मस्तक पर मुख कर स्तंभ भाव पे पड़े रहना, आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे। पर एक दिन बहन लौटी ही नहीं। सवेरे भी माता को कुछ चिंतित भाव से उसे खोजते देख बालक से सिहर उठा। बहन उसकी एकमात्र आधार। बहन पिता का न पता पा सका और न बहन भी खो गई। जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरने लगा। वह रात में जिस रूप में परिवर्तित हो जाती, उसमें दिन को उसे पहचान सकना कठिन था। इससे वो जिसे कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए जाता उसे देखता और उसके पास पहुंच जाता। उसके पास पहुंचने के लिए सड़क के एक छोर से दूसरी ओर तक दौड़ पड़ता। कभी किसी से टकरा कर गिरते गिरते बचता, कभी किसी की गाली खाता, कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, क्या इतना जरा सा लड़का पागल हो गया है। इसी प्रकार भटकता और गिरगिटों के गिरोह का हाथ लगा। तब उसकी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों पर बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि करतब सिखाते हैं, उसी तरह वे सब उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंध से भरे मांस में फटे चिथड़े, टूटे बर्तन और मैले शरीर में बसे हुए कमरे में बंद कर कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय से पारंगत बनाने लगे। कुत्ते के पिल्ले के समान वो घुटनों के बल खड़ा रहता, हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख चुका था कि अभिनय में भी वो बार बार भूल करता और मार खाता। पर कंदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा रहता था कि जरा सा मुंह के बनाते ही दोनों आँखों से दोनों गाल की बूंदें नाक के दोनों ओर निकल जाती और पतली समानांतर रेखा बनाती और मुंह के दोनों सिरों को छूती हुई ठुड्डी के नीचे तक चली जाती। इससे अपनी दुर्लभ शिक्षा का फल समझकर रोग के काले उदर पर पीला सा रंग बांधने वाला वो शिक्षक प्रसन्नता से उठकर उसे लात जमा कर पुरस्कार देता। वो दल बर्मी, चीनी, सियामी आदि का सम्मिश्रण था। इसी के चारों ओर की बारात में अपनी होशियारी का सिद्धांत का पालक बड़ी सतर्कता से हुआ करता था। जो उस पर कृपा रखते थे उसके विरोधियों का स्नेह पात्र होकर पीटना भी उसका परम कर्तव्य हो जाता था। किसी की कोई वस्तु खोती तो उस पर संदेह वो एक दृष्टि आरंभ हो जाती, बिना चुराए ही वो चोरों के समान कांपने लगता। तब उस चोर के घर छिछोर की तरह मरम्मत होती, जिसका स्मरण कर चीनी की आंखें आज भी व्यथा और अपमान के भक्त जलने लगती थी। सबके खाने के पात्र में बचा उच्छिष्ट एक तामचीनी के टेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जलते हुए कागज से ढक कर रख दिया जाता था, जिससे वह हरी आंख वाली बिल्ली के साथ खाता था।
बहुत रात तक उसके नरक के साथी एक एक कर आते रहते और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुहराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने से उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखा करता था उसे बहुत कुछ मिल गया है। वो शिथिल पैरों की घसीटता हुआ लौटता हुआ खाली हाथ है। जो दीवार को टटलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता और शराब में खोकर बेसुध हो गया। वो दहलीज से उठकर खाकर थम थम पैर करता हुआ घुसता है। इससे किसी से झगड़ा मोल ले लिया आदि का ज्ञान उसे अनजान में ही प्राप्त हो गया था। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से नहीं होती तो इस साधना से प्राप्त विद्वंत का अंत क्या हो पाता ये बताना कठिन है। पर संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा का पुल बांधते बांधते वर्षों पुराने कपड़े सबसे पहले उठा लाना, गज ने इस तरह नापना कि जो रत्ती बराबर भी आगे ना बढ़े, चाहे आंगुल भर पीछे रह जाए। रुपए से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना, लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर देखना आदि का ज्ञान कम रहस्यमय नहीं था। पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली की उचित सहभोज की आवश्यकता नहीं रही और दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकर से पुरस्कृत होने की विशेषता जाती रही। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया था कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठापूर्वक कर सकता है और किसी का छिपाकर। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का प्रयास किया, पर उसका पता ना पा सका। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वह मूल्य देकर खरीदी जाती, कभी बिना मूल्य कहीं गायब कर दी जाती। कभी वो निराश होकर आत्महत्या कर लेती, कभी किसी शराबी ही नशे में उसके जीवन से मुक्त कर देते। उस रहस्य की सूत्रधारिणी विमाता भी संभवतः पूर्ण विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कहीं दूर चली गई थी। इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग ही बंद हो गया। इसी बीच में मालिक के काम से चीनी रंगून आया, फिर 2 वर्ष कलकत्ता में रहा और अन्य साथियों के साथ उसे इसी ओर आने का आदेश मिला। यह शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा और सवेरे 8 से 12, 2 बजे से 6 बजे तक फेरी लगाकर के कपड़े बेचता रहता है। चीनी की 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन के ढूंढ लेने की, जिनमें से एक की पूर्ति तो वह स्वयं उसी के हाथ में है और दूसरी के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। बीच बीच वो महीनों के लिए बाहर चला जाता, पर लौटते ही सिस्टर के वास्ते ले आता, कहता हुआ कुछ लेकर उपस्थित हो जाता। इस प्रकार देखते देखते मैं इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब वो एक दिन सिस्टर के वास्ते कह कर और शब्दों की खोज करने लगा, तब मैं उसकी कठिनाई न समझ कर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला बुलावा आया है, ये लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बचे और बेचने पर मालिक की हानि पहुँचाने पर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उसे आवश्यक रुपए देकर सब कपड़े ले लूँ तो वो मालिक का हिसाब चुकाकर तुरंत देश की ओर चल देगा। किसी दिन पिता का पता पूछे जाने पर वो हकलाया था, आज भी संकोच से हकलाता रहता था। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा। चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्टर? मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आई। उसका इतना बड़ा चिन्ह रहते वो अकेले कैसे होगा। मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपए की खर्च ही क्या। पर कुछ अपने पास खोज ढूंढ कर और उसके दूसरे उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया। मुझे अंतिम अभिवादन कर जब वो चंचल पैरों से जाने लगा, तब मैंने पुकार कर कहा, ये गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मित के साथ घूमकर सिस्टर के वास्ते ही कह सका, शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। और आज कई वर्ष हो चुके, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं।
पर ना जाने क्यों वो दोनों भाई बहन मैंने स्मृति पट से हटते ही नहीं। चीनी की गठरी में से कई थान में मैंने अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बना बना कर खर्च कर चुकी हूँ, परंतु अब भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इस थानों को देखकर एक खादी भक्त बहन से अपेक्षा किया था, जो लोग बाहर विशुद्ध खद्दरधारी होते हैं वो भी विदेशी रेशम की थान खरीद रखते हैं, इसी से तो देश की उन्नति होती है। तब मैंने बड़े कष्ट से हंसी रोक सकी। वो जन्म का दुखियारा, मात्र पितृहीन और बहन से बिछड़ा हुआ भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुंचने का आत्मरोष पा सका। इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा यही मानना था कि वो लौट कर आएगा कि नहीं।